हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने हम बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर भारत चाइना विवाद को लेकर भारत ने उठाया ये बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, साथ ही अब पाकिस्तान भी उस पुलवामा के बयान को लेकर घिरता हुआ नजर आया। दोस्तों, इसको लेकर अन्य देशों ने क्या कहा सब बताएंगे आपको साथ ही। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना के हर फैसले का समर्थन करते हैं दोस्तों, और चाइना को मात देने में भारतीय सेना को सक्षम समझते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के हेडलाइंस, जहां पर पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कब और कहां होगा चाइना की टेंशन बढ़ाने वाला मालाबार नौसेना का अभ्यास। इससे अवगत कराएंगे दोस्तों आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर चाइना और बांग्लादेश बॉर्डर तक रोड नेटवर्क का जाल बिछाने को ड्रोन से होगा हवाई सर्वेक्षण। जी हाँ दोस्तों, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। सबसे पहले बताएंगे दोस्तों आपको ये बात, साथ ही बताएंगे जहां पर अभिनंदन वर्धमान पर पाकिस्तान की पोल खोलने वाले पूर्व स्पीकर के साथ अब इस तरह का व्यवहार होने वाला है। दोस्तों, बताएंगे आपको क्या एक्शन लेने वाली है इमरान सरकार। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर दर्दनाक सजा मिलेगी। इस प्रकार के भड़काऊ और जहर वाले बयान जाकिर नाइक ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या कहा गया उनकी तरफ से, सब खबरों से अवगत कराएंगे दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर कांग्रेस के विधायक मसूद समेत 2000 लोगों पर केस दर्ज हो गया है। कौन सी वो बात है, किस मामले पर, ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही अगर आपका भी इन बैंकों में अकाउंट है दोस्तों, तो 2 दिन बाद से खाते में अगर आप पैसा भी जमा करने जाएंगे या निकालने जाएंगे पैसे को, तब भी आपको चार्ज देना होगा। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं को व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। तो अब चलते हैं पहली और सबसे एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि कब और कहां होगा चाइना की टेंशन बढ़ाने वाला मालाबार नौसेना का अभ्यास। भारत के अलावा ड्रैगन से तनातनी वाले ये 3 देश दिखाएंगे ताकत। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर के बीच विशाखापट्टनम तट के पास बंगाल की खाड़ी में होगा। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं भाग लेंगी दोस्तों। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4 देशों के इस नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में तय किया गया है। पिछले हफ्ते भारत ने यह घोषणा की थी कि ऑस्ट्रेलिया इस नौसेना अभ्यास का हिस्सा होगा, जिसके साथ ही अब ये प्रभावी तरीके से क्वाड या चतुष्कोणीय गठबंधन के सभी 4 सदस्य देशों का अभ्यास हो गया है। क्वाड सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की टोक्यो में बैठक होने के 2 हफ्ते बाद भारत ने ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को अभ्यास में हिस्सा लेने का न्योता दिया था। जापान में हुई इस बैठक में चारों देशों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत बातचीत की गई थी। ऐसे में दोस्तों, चाइना को घेरने का और चाइना को सबक सिखाने का पूरी तैयारी जारी है दोस्तों, और अब चाइना को थोड़ा सा भी नहीं बख्शा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे में एक और खबर की ओर चलें तो चाइना और बांग्लादेश बॉर्डर तक रोड नेटवर्क का जाल बिछाने को ड्रोन से होगा हवाई सर्वेक्षण। जाने इस फैसले की हर बात क्या कहती है बता दें। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में चाइना और बांग्लादेश बॉर्डर तक रोड नेटवर्क का जाल बिछाने के लिए केंद्र सरकार अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का सहारा लेगी। इसके तहत हिमालयी क्षेत्र की दुर्गम पहाड़ियों का हवाई सर्वेक्षण व डेटा संग्रह किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, बड़े पुल, पुलिया आदि का 3D वीडियो, चित्र व लिखित विवरण एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा दोस्तों। इस तकनीक से पैसे व समय दोनों की बचत होगी। सड़क निर्माण से पूर्व फिजिबिलिटी रिपोर्ट DPR कई गुना तेज गति से बनेगी। वहीं चालू परियोजनाओं की निगरानी करना बेहद आसान होगा। ऐसे में आप चाइना और बांग्लादेश बॉर्डर तक रोड नेटवर्क बिछाने को लेकर कितना समर्थन करते हैं दोस्तों भारत की, केंद्र की, मोदी सरकार का, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जहां पर
पर हमारे भारतीय सेना का बॉर्डर तक पहुंच सबसे आसान हो जाएगा दोस्तों। जहां पर अब तक घंटों लगते थे, अब सिर्फ मिनटों में हमारी सेना बॉर्डर पर खड़ी मिलेगी। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक हैं तो एक और खबर की ओर चलें तो अभिनंदन वर्धमान पर पाकिस्तान की पोल खोलने वाले पूर्व स्पीकर को सजा देगी इमरान सरकार। बता दें, एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई मामले पाकिस्तान और उसके सेना प्रमुख की पोल खोलने वाले नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक को जल्द ही इमरान खान और सेना के जुल्मों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें सच बोलने की सजा भुगतनी होगी। इमरान खान की सरकार में सूचना मंत्री शिबली फराज ने बकायदा धमकी देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो गलती की है उसके लिए माफी नहीं दी जा सकती है और इसकी सजा दी जाएगी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। अभिनंदन के इस शौर्य और पराक्रम से आप सभी अवगत हैं दोस्तों। ऐसे में स्पीकर के सजा मिलने को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। जहां पर सच बोलने की सजा अगर मिलती है तो वो है पाकिस्तान में, और झूठ बोलने पर वाहवाही होती है दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान को हम पाकिस्तान ना कह के आतंकिस्तान ही कहे तो ज्यादा बेटर होगा। ऐसे में आप भी कमेंट में आतंकिस्तान की झूठी सरकार इमरान खान लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो जाकिर नाइक ने उगला जहर, दर्दनाक सजा मिलेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को लेकर कही है बड़ी बात। बता दें, बीते दिनों इस्लाम पर विवादित टिप्पणी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का दुनिया भर के इस्लामिक देशों में विरोध हो रहा है। मैक्रो पर पैगंबर मोहम्मद के आक्रामक कार्टूनों का समर्थन करने और जानबूझकर मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया जा रहा है। पेरिस में एक शिक्षक की हत्या के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की ओर से की गई विवादित टिप्पणी को लेकर मुस्लिम देशों के बीच फ्रांस के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। अब मैक्रो के खिलाफ इसी विरोध का फायदा कई लोग उठा रहे हैं और अपना एजेंडा पोषण कर रहे हैं। मैक्रो का बिना नाम लिए ही विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक ने भड़काऊ और विवादित बयान दिया है और कहा कि अल्लाह के बंदे को गाली देने वालों को दर्दनाक सजा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अपने फेसबुक पोस्ट में जाकिर नाइक ने लिखा कि अल्लाह के दूत को गाली देने वालों को एक दर्दनाक सजा मिलेगी। जिस तरह से मैक्रो के खिलाफ मुस्लिम देश लामबंद हो रहे हैं, जाकिर नाइक के पोस्ट को भी उसी संदर्भ में देखा जा रहा है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें कि जाकिर नाइक को लेकर हमारी भारतीय सरकार पहले से ही अलर्ट है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने में लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार के फिर जहर उगले जा रहे हैं इस जाकिर नाइक की तरफ से। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और फ्रांस को किस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए इस जाकिर नाइक के खिलाफ, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो तुर्की में भीषण भूकंप से तबाही, जिससे ताश के पत्तों की तरह ढह गई सारी इमारतें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिल्डिंगें इस तरीके से गिरी दोस्तों कि समुद्र के किनारे का एरिया पूरी तरह से सूखा पड़ गया। ऐसे में आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे दोस्तों कि तुर्की में कितना भीषण तरीके से भूकंप के झटके आए हैं। आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई है। इस भूकंप से इजमीर शहर की कम से कम 20 इमारतें ढह गई हैं दोस्तों। ऐसे में कितने लोगों की मौत हुई और कितनों को नुकसान पहुंचा है, इसका अभी कोई सही आंकड़ा नहीं आ पाया है। जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे। साथ ही एक और खबर की ओर चलें तो रूस में अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए लड़के ने किया चाकू से हमला, जिसको पुलिस ने मारी गोली। बता दें, रूस के मुस्लिम बहुल इलाके में आज कल एक हमलावर के अल्लाहू अकबर कहकर पुलिस वाले को चाकू मारने के बाद पुलिस ने उसे गोली मार दी। इस किशोर ने कुकमोर इलाके में पुलिस थाने को आग लगाने का प्रयास किया था। 16 साल का ये लड़का था, धारदार चाकू से लैस था और उसने गोली मारे जाने से पहले एक पुलिस वाले को बुरी तरह से घायल कर दिया दोस्तों। ऐसे में इस्लाम को मानने वाले इस तरह के कट्टर लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो इस प्रकार की गंदी हरकतें कर रहे हैं दोस्तों और खूना खानी कर रहे हैं। बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि चीजें प्यार से और बात विचार से भी समझाई जा सकती है, ना कि खून खराबा करके। ऐसे में दोस्तों आप अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते
चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने दागी एंटी शिप मिसाइलें, अधिकतम सीमा तक लक्ष्य भेदने की है इसकी क्षमता। बता दें भारतीय नौसेना की ओर से शुक्रवार को एंटी शिप मिसाइल दागी गई। नौसेना ने गाइडेड मिसाइल कार्वेट INS कोरा की मदद से मिसाइल को दागा। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने अपना परीक्षण किया। ये मिसाइल सही सटीकता के साथ अधिकतम सीमा तक लक्ष्य को मारती है। बता दें कि इन दिनों भारत लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। इससे पहले भारतीय नौसेना ने 28 अक्टूबर को भी एक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। उस समय एंटी शिप मिसाइल को भारतीय नौसेना के फ्रंट लाइन कोरवेट INS प्रबल से दागा गया था, जिसने अपने निशाने पर सटीकता से वार किया। ऐसे में दोस्तों इस सफल परीक्षण का आप कितना समर्थन करते हैं और कमेंट सेक्शन में भारतीय नौसेना को धन्यवाद और बधाई जरूर दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की ओर चलें तो फ्रांस से दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, जहां पर नीस में आतंकी हमले के बाद फ्रांस के मेर्ज शहर में चर्च के अंदर मिला संदिग्ध पैकेज। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस विधायक मसूद समेत 2000 लोगों पर केस दर्ज। बता दें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बयानों को लेकर लोगों में गुस्सा दिखा। देखते ही देखते इकबाल मैदान में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सैकड़ों मुस्लिमों ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर विधायक मसूद समेत करीब 2000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रदर्शन का आयोजन गुरुवार को हुआ था। इस दौरान सुरक्षित शारीरिक दूरी व कोरोना की अन्य गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। इसे देखते हुए भोपाल की थाना तलैया पुलिस ने कांग्रेस विधायक मसूद समेत करीब 2000 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया है दोस्तों। और प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रवैया अपनाया। ऐसे में आप भोपाल सरकार के इस कड़े एक्शन का कितना सपोर्ट करते हैं, कितना समर्थन करते हैं दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे में एक और खबर की माने तो इतिहास में सबसे महंगा होगा 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें खर्च होंगे $14 बिलियन। जी हां दोस्तों, 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इतिहास में सबसे महंगा साबित होने जा रहा है। ये पिछले राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा महंगा होगा। एक रिसर्च ग्रुप के अनुमान के मुताबिक इस चुनाव की कुल लागत $14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जा सकती है। द सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स ने कहा कि आखिरी महीनों में डोनेशन की अप्रत्याशित बाढ़ सी आ गई है, जिससे चुनाव में खर्च पिछले अनुमान $11 बिलियन को पार किया गया है। सेंटर ने कहा कि सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए 2020 के राष्ट्रपति चुनाव की कुल लागत $14 बिलियन होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन इतिहास में पहले ऐसे प्रत्याशी होंगे जो डोनर्स से $1 बिलियन की राशि हासिल करेंगे। उनके कैंपेन को 14 अक्टूबर तक रिकॉर्ड तोड़ $938 मिलियन मिल चुके हैं, जिससे डेमोक्रेट्स के हौसले और बुलंद हो गए हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक $596 मिलियन ही जुटा पाए हैं। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों अमेरिकी चुनाव को लेकर, जरूर बताइएगा। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 4 दिन पहले भारत को सबसे खराब बताया था दोस्तों, और भारत की बुराई की थी, जिसको लेकर काफी भारतीय और अमेरिकी भारतीय नाराज हो गए और अब जो बाइडेन के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों ऐसे में आप किसके पक्ष में खड़े हैं दोस्तों, और आप किसको देखना चाहेंगे अगला राष्ट्रपति अमेरिका का, कमेंट करके जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप किसी एक का नाम लिखकर बताइएगा। दोस्तों देखते हैं हमारी भारत के नागरिक किसको चुनना चाहेगी अमेरिका में राष्ट्रपति, तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और अपना हक जरूर अदा कीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां ईडी की गिरफ्त में आया सीपीआई के सचिव का बेटा। ड्रग पेडलर के खाते में जमा की बड़ी राशि। बता दें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने केरल के सीपीआई के राज्य सचिव के बेटे विनेश कोडियारी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि वो ड्रग तस्करी वाले समूहों का फाइनेंसर था। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो कमलनाथ को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाया गया, जिसको लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ
खिलाफ कोर्ट जाएगी कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में पार्टी के लिए जोरदार कैंपेन कर रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के सीनियर कांग्रेस नेता कमलनाथ को स्टार प्रचारक से हटा दिया है। उनके ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से यह बड़ी कार्यवाही चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले सामने आने के बाद की गई है। चुनाव आयोग की इस कार्यवाही के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी कोर्ट का रुख करेगी। कांग्रेस के मध्य प्रदेश यूनिट के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से पार्टी नेता कमलनाथ को स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म कर दिया गया है और इस फैसले के खिलाफ पार्टी कोर्ट की तरफ जाएगी। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है? जो चुनाव आयोग ने कमलनाथ पर रोक लगाई है दोस्तों, ऐसे में चुनाव आयोग ने जरूर कोई गलती देखी होगी दोस्तों, जिस प्रकार से उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया था। ऐसे में अगर आप भी चुनाव आयोग के इस बड़े कदम का समर्थन करते हैं, इस फैसले का समर्थन करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमलनाथ पर बैन लगा है, लगा रहना चाहिए, लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं कितने लोग ये मानते हैं। और खबर की माने तो एक्सक्लूसिव खबर आ रही है, जहां अमेरिका के टॉप अधिकारी ने कहा कि जबरन मजदूरी का कैंसर शिनजियांग से तिब्बत तक फैला है। बता दें, तिब्बत में चाइना सरकार की ओर से किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अमेरिका की पैनी नजर है। वाशिंगटन ने हाल में विदेश मंत्रालय में सहायक मंत्री रॉबर्ट डेस्ट्रो को तिब्बत के लिए विशेष समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। डेस्ट्रो ने मीडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में तिब्बत और शिनजियांग में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जबरन मजदूरी कैंपों का कैंसर शिनजियांग से लेकर तिब्बत तक फैल चुका है। ऐसे में इनकी बात का आप समर्थन करते हैं दोस्तों, हाँ या ना? जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां पर सिवान और बेगूसराय में गरजे जेपी नड्डा, कहा लालटेन जलानी है या एलईडी बल्ब जलाना है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान होना है। इससे पहले चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को बिहार के सिवान और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित किया। लालटेन, आपको बता दें, इस दौरान बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि आप बताइए, लालटेन आप लोगों को जलानी है कि एलईडी बल्ब जलाना है? बाहुबली चाहिए या विकास बल चाहिए? लूट राज चाहिए या डीबीटी से सीधे सरकारी योजनाओं का पैसा खाते में चाहिए? माता पिता का चेहरा पोस्टर से क्यों हटा दिया? इसका भी जवाब देते हुए नड्डा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोला। कहा कि मैं तेजस्वी से बड़े साफ मन से पूछना चाहता हूं कि आपने अपने माता पिता जो 7.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनका चेहरा पोस्टर से क्यों हटा दिया? चेहरा हटाया तो अब बिहार की जनता से माफी क्यों नहीं मांगते हो? जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जेपी नड्डा के इस बयान का आप कितना समर्थन करते हैं और आपकी क्या राय है दोस्तों? बिहार में इस बार लालटेन जलेगा या एलईडी बल्ब जलेगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं आप लोग क्या चाहते हैं, भारतीय नागरिक क्या चाहता है। एक और खबर की माने तो फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भारत में भी विरोध। बाबा रामदेव बोले इस वजह से बदनाम हो रहा है इस्लाम। आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ जिस तरह से विद्रोह शुरू हो गया है दोस्तों, और भारत में भी इसका विद्रोह देखा गया है, जिसको लेकर बाबा रामदेव का भी बयान सामने आया है। बाबा रामदेव ने कहा कि इस्लाम कट्टरवाद और आतंकवाद के कारण बदनाम हो रहा है। बाबा रामदेव ने कहा कि इस्लाम को कुरान, बाइबिल किसी से खतरा नहीं है, इस्लाम को आतंकवाद और कट्टरवाद से खतरा है। इसी कारण से इस्लाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। उन्होंने कहा कि आखिर इस्लाम को मानने वाले लोग ही ऐसी घटनाओं में सामने कैसे आ जाते हैं? दुनिया भर के मुस्लिमों को सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें कट्टरवादियों पर शिकंजा कसना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं बाबा रामदेव, और भारत सरकार भी पूरी तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ खड़ा है। ऐसे में आप खड़े हैं कि नहीं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाबा रामदेव के बात का समर्थन करते हैं या नहीं, ये भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि यूएनएससी एजेंडा पर भारत अमेरिका के बीच बनी सहमति। बता दें, भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे से जुड़े विषयों पर व्यापक
बातचीत की और लोकतंत्र बहुलवाद के साथ नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साझा मूल्यों को देखते हुए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। भारत को इस साल की शुरुआत में मैक्सिको को और आयरलैंड के साथ 1 जनवरी 2021 से 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच बने इस सहमति का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां बता दें डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने का अर्थ है बेहतर अमेरिका के लिए वोट देना, ऐसा उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप का कहना है। दोस्तों बता दें अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान देश के भविष्य के लिए केंद्रित है और उन्हें वोट देने का अर्थ है कि बेहतर अमेरिका को वोट देना। मेलानिया ट्रंप ने गुरुवार को फ्लोरिडा के टम्पा में पहली बार अपने पति के साथ किसी चुनावी रैली में नजर आई। ये उनकी दूसरी चुनावी रैली थी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां माता वैष्णो श्रद्धालुओं के लिए बड़ी ही राहत की खबर। अब 15,000 भक्तों को दर्शन करने की होगी इजाजत। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सरकार ने माता वैष्णो श्रद्धालुओं को एक बड़ी राहत की खबर दी है। खबर ये है कि अब 15,000 के तादाद में श्रद्धालु प्रतिदिन माता वैष्णो देवी का दर्शन कर सकते हैं, जो कि पहले प्रतिदिन अधिकतम 7,000 लोग माता वैष्णो का दर्शन कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर थी। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो माता देवी वैष्णो देवी जी का दर्शन करने जाएंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों हमें। एक और खबर की ओर चले तो 321 सीढ़ियां चढ़कर महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में पहुंचे योगी आदित्यनाथ। बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म नगरी चित्रकूट पहुंचे, जहां पर महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर उन्होंने लालापुर में वाल्मीकि आश्रम पहुंचकर उनके जयंती कार्यक्रम में शिरकत किया और उनकी प्रतिमा पर भी माला अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो शैक्षिक सत्र 2021 और 22 से सैनिक स्कूलों में भी लागू हो जाएगा ओबीसी आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, रक्षा सचिव की तरफ से ये बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें रक्षा सचिव अजय कुमार ने शुक्रवार को कहा कि सत्र 2021-22 से सैनिक स्कूलों में भी ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एकेडमिक सत्र 2021-22 से सैनिक स्कूलों में 27% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे इन सैनिक स्कूलों में पढ़ते हैं, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो 1 नवंबर से सिलेंडर का बुक करने की प्रक्रिया बदल गई है। दोस्तों 1 नवंबर से इंडियन गैस सिलेंडर बुक कराने के लिए उपभोक्ताओं को नया मोबाइल नंबर अब से डायल करना होगा, जो कि 77 18 95 55 55 है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप किस एजेंसी के उपभोक्ता है, कमेंट करके अपने एजेंसी का नाम जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि उससे जुड़ी भी हम सारी खबरें लाएंगे और नए नंबर उनके क्या है वो भी आपको बताएंगे। अभी इंडियन का था तो हमने आपको बता दिया। चलते एक और खबर की तरफ, जहां नड्डा का आरजेडी पर तंज, कहा तेल पिलावन लाठी भजावन वाले लोग बिहार का विकास कभी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की ओर चले तो 2 दिन बाद से खाते में पैसा जमा करने और निकालने पर देना होगा चार्ज, क्योंकि दोस्तों बैंक के बदलने वाले हैं अब नियम। जी हाँ, बैंकों में अब अपना पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी फीस देना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत कर दी है दोस्तों। अगले महीने यानी 1 दिन बाद 1 नवंबर से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क लगेगा। इस बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एक्सिस और सेंट्रल बैंक भी जल्द इस पर फैसला लेने वाले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू खाते, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट से जमा निकासी के अलग और बचत खाते से जमा निकासी के अलग अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। लोन अकाउंट के लिए महीने में 3 बार के बाद जितनी बार ज्यादा पैसा निकालेंगे 150 रुपए हर बार देने पड़ेंगे। बचत खाते में 3 बार तक जमा करना मुफ्त, मगर चौथी बार जमा किया तो 40 रुपए देने होंगे। वरिष्ठ नागरिकों को भी बैंकों ने कोई राहत नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में कितने ऐसे लोग हैं जिनका इन बैंकों में अकाउंट है, यानी बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एक्सिस और सेंट्रल बैंक, जरूर बताइएगा। और जिनका इनमें नहीं है वो अपना बैंक का नाम बताइए, जिससे कि हम उस बैंक से जुड़ी भी खबरें आपके सामने लेकर आते रहे दोस्तों। साथ ही अंतिम खबर की ओर चले तो नवंबर महीने में बैंक इतने दिन रहने वाले हैं बंद, तो अपना
अपना काम फटाफट बैंक से करवा लीजिएगा दोस्तों। दरअसल नवंबर महीने में धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा सहित गुरु नानक जयंती के अवसर पर देश के सरकारी और निजी बैंक 8 दिन बंद रहने वाले हैं दोस्तों। ऐसे में बैंक से जुड़े सारे कार्य आप इन छुट्टियों के हिसाब से अपना कर लीजिएगा। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए पूरे भारत में शेयर करना।